हेलो एवरीवन। सो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पॉइंट है ऑल आर कलरलेस। ठीक है, सब कलरलेस होते हैं, एक्सेप्शन है ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स ओब्टेन कलर इफ़ एक्सपोज टू एयर। ठीक है, ये दोनों अगर एक्सपोज टू एयर कर दें, एयर में एक्सपोज कर दें तो वो कलर ओब्टेन कर लेते हैं, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स। सेकेंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ देम हैव स्वीट स्मेल। ठीक है, बहुत मतलब मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट स्मेल होती है। थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। CH3Cl, CH3Br, CH3F एंड CH3CH2Cl एट्सेट्रा आर गैशियस एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर देख लो, एक तरह से मान लो तो अगर एक ही कार्बन है तो वो गैशियस है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज इन अल्काइल हैलाइड दे आर फाउंड इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉन्डरवॉल फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स। देख लो वापस, मतलब जैसे जैसे एक चेन में कार्बन बढ़ता जाता है, कार्बन के नंबर इंक्रीज होते हैं। दो तो पहले से ही थे, ये दो चार हो गए, तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये जो होगा वो गैशियस फॉर्म में नहीं, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन वॉन्डर वॉल फोर्स। ठीक है, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल लो, तो ये तुमको याद होना चाहिए इसका रीज़न। ठीक है, with increase in size of halogen atom, melting point and boiling point increases due to increase in van der Waal और intermolecular forces। एक चीज़ अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि सेकेंड लेक्चर में, जैसे जैसे नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में वैसे वैसे क्या होता है, इस एटम का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब आयोडीन का साइज ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ नीचे ज़्यादा होगी। तो वही है, जैसे जैसे विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है हेलोजन एटम की, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। तो मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन वॉन्डर वॉल फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। साइज़ इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज होता है? वॉन्डर वॉल फोर्सेस, और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो ये पॉइंट एक ही है, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है fifth point, on comparing hydrocarbon of comparable molecular mass with alkyl halide, the melting point and boiling point of alkyl halide were more than the hydrocarbon। वापस देख लो, ऑन कंपेयरिंग हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक अल्काइल हेलाइड और हाइड्रोकार्बन को कंपेयर करोगे, सेम मॉलिक्यूलर मास है दोनों का, तो मेल्टिंग पॉइंट और बीपी ऑफ अल्काइल हेलाइड विल बी मोर। तो भी अल्काइल हेलाइड का ही एमपी एंड बीपी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा हाइड्रोकार्बन से। ये एक फैक्ट की तरह मान लो कि ये होता ही होता है। ठीक है, इसका एक रीज़न भी है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन ओनली हैव लंडन और वॉन्डर वॉल फोर्सेस, वाइल अल्काइल हेलाइड के पास दो होते हैं। देख लो, वाइल अल्काइल हेलाइड हैव डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, देखो इसका रीज़न क्या है? अगर दोनों सेम मॉलिक्यूलर मास के हैं तो भी अल्काइल हेलाइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, लंडन और वंडर वॉल फोर्स, ये तुम बोल सकते हो। पर अल्काइल हेलाइड के पास दोनों हैं, वंडर वॉल फोर्स भी है और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी है, इसीलिए उसका कंपैरेटिवली अल्काइल हेलाइड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिक्स पॉइंट देख लो, इफ़ वी टॉक अबाउट आइसोमर्स ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, मतलब अल्काइल हेलाइड्स के जो आइसोमर्स हैं, इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस एंड हेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब इधर उल्टा हो रहा है। नॉर्मल अल्काइल हेलाइड में क्या हो रहा था कि अगर कार्बन की ब्रांचिंग जो होगी वो अगर इंक्रीज करेगी, मतलब एक चेन में कार्बन के नंबर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। पर इधर आइसोमर्स ऑफ अल्काइल हेलाइड के लिए क्या है? अगर कार्बन इंक्रीज करेंगे चेन में तो क्या होगा? अगर जैसे एक और कार्बन ले लो, इधर एक और कार्बन था, ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, चेन में, तो इधर क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद आता है सेवेंथ पॉइंट,
In aromatic hydrocarbon, para-substituted halogens have high melting point and boiling point, and ortho-substituted halogens have low melting point and boiling point. जैसे ये मान लो ये तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगर इस पे ये ऑर्थो पोजीशन है, एक मिनट, अगर इधर कुछ सब्सटीट्यूटेड है तो ये ऑर्थो पोजीशन होगी, ये मेटा होगी, ये पैरा होगी। अगर इधर कुछ है अटैच्ड है, अगर मान लो CH3 अटैच्ड है, अटैच होने के नेक्स्ट पोजीशन पे ऑर्थो लेते हैं, फिर मेटा, फिर पैरा, ठीक है। तो देख लो अगर कुछ इधर हेलोजन अटैच्ड है, इधर Cl मान लो अटैच्ड है, ठीक है, रुको एक मिनट, मान लो इधर Cl अटैच्ड है, ठीक है, तो ये ऑर्थो हो गया, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे ज़्यादा होगा? पैरा पे सबसे ज़्यादा होगा और ऑर्थो पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। मेटा का इधर कोई रोल नहीं है, पैरा पे ज़्यादा होगा और ऑर्थो अगर इधर लगा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इधर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये भी पैरा ही मान लो क्योंकि ऑर्थो मेटा वापस ये पैरा, ठीक है। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 8th पॉइंट, डेंसिटी विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन और इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन, डेंसिटी इंक्रीज। साइज ऑफ हेलोजन मतलब आई का सबसे ज़्यादा, आई का एग्जांपल ले लेते हैं, और एफ का देखो ये दे रखी है तुमको, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, सबसे ज़्यादा साइज इसका होगा। तो साइज बढ़ने पे या नंबर ऑफ कार्बन, चेन में कार्बन बढ़ने पे, दोनों बोल सकते हो, कोई भी एक, ठीक है। साइज बढ़ने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। अगर हेलोजन एटम की साइज बढ़ रही है या कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं उस चेन में तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो डेंसिटी आई की सबसे ज़्यादा होगी और फ्लोरीन की सबसे कम होगी। उसके बाद अपन आते हैं 9th पॉइंट पे, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। Alkyl halides are less soluble in water because new interaction between alkyl halide and water is less strong than intermolecular between H2 and H2O molecule. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो वापस। अल्काइल हैलाइड वाटर में लेस सॉल्यूबल होते हैं सॉल्यूबल, पर इतने जल्दी नहीं हो पाते, बहुत स्लोली, और बहुत कम अल्काइल हैलाइड सॉल्यूबल होते हैं, बाकी सारे नहीं होते। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज न्यू इंट्रैक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर, जो नया इंट्रैक्शन बनता है अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के बीच और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच, वो कम स्ट्रॉन्ग होता है वाटर के मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाते हैं उसके बीच, ठीक है। वापस देख लेते हैं, अल्काइल हैलाइड क्यों कम सॉल्यूबल होते हैं वाटर में? क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड और वाटर का बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो कम स्ट्रॉन्ग होता है। किस बॉन्ड से? जो वाटर अपने वाटर के साथ ही वाटर के साथ जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं ना, H2O मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं, उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है अल्काइल हैलाइड और एक वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड, ठीक है। यही रीज़न है सॉल्युबिलिटी का। एंड अल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टोल्यूइन, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा because of more stronger interaction of solvent and alkyl halide। पर अल्काइल हैलाइड बहुत जल्दी सॉल्यूबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एग्जांपल देख लो, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, टोल्यूइन, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसीलिए। इधर क्या था? लेस स्ट्रॉन्ग होता है, इधर क्या था? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सॉल्यूबल होता है, और इसमें नहीं होता, इसमें कम सॉल्यूबल होता है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, अब अपन केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। तो अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, और होती है लास्ट में रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। देख लो, बेसिक सा इंट्रो ले लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस दैट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और रिएक्ट एट इलेक्ट्रॉन पोलर साइड सच एज प्रोटॉन्स। ये देख लो, अ मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी होती है कि वो डोनेट कर पाए इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ओके। इतनी सी इन्फॉर्मेशन रख लो, इतना पता होगा तो भी सफिशिएंट है।
All molecules or ions with a free pair of electrons or at least one pi bond can act as nucleophiles. देखो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास अगर एक भी फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, या एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड भी फ्री होगा ना, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला मैंने कि न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है या एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, I माइनस Cl माइनस Br माइनस OH माइनस Cn माइनस NH3 एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल होते हैं। अब व्हेन अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कम्स इन कॉन्टैक्ट, न्यूक्लियोफाइल को ऐसे भी लिखते हैं, ये NU लिख के माइनस का साइन और इधर 2 डॉट। ओके, याद रखना। When a strong nucleophile comes in contact with alkyl halide, it replaces the halide ion with itself. देखो अब होता क्या है, जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हेलाइड से पास आता है, देखो ये अल्काइल हेलाइड है, इसके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हेलोजन एटम मतलब हेलाइड आयन को रिप्लेस करके खुद लग जाता है। समझ रहे हो, देखो ये रिएक्शन थी, समझना ये वाली चीज़ कि देखो अल्काइल हेलाइड है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये हेलाइड आयन को रिप्लेस करके, ठीक है, और ये खुद इसके साथ अटैच हो जाता है। देख लो इधर इसने एक्स को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया। ठीक है, फिर आता है नोट, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल ग्रुप्स कार्बन शुड बी sp3 या हाइब्रिडाइज्ड। एक ज़रूरी पॉइंट है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होती है तो एक चीज़ होना ज़रूरी है, क्या कि अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। मतलब ये अल्काइल ग्रुप है, मान लो ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसमें जो कार्बन है उसकी जो स्टेट होनी चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये अल्काइल हेलाइड है, ठीक है, ये NaOH है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या था OH। ठीक है, तो इसने X को रिप्लेस किया, ROH अल्कोहल बन गया, देखो, ठीक है, और Na के साथ क्या जुड़ गया, हेलाइड आयन जुड़ गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन रिएक्शन देख लो, ये अल्काइल हेलाइड है H2O, ठीक है, OH न्यूक्लियोफाइल था तो वापस अल्कोहल बना है, और एक H जो बचा था वो X के साथ जुड़ गया। इधर देख लो RX NaI, I क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो उसने X को रिप्लेस करके I और I बना दिया। ठीक है, और इधर क्या बना दिया, NaX इधर अटैच्ड हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। फिर अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन देख लो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन मोर देन वन डोनर एटम इन द सेम डोनर ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं एक ही डोनर ग्रुप में। एग्जाम्पल देख लो फिर समझ आएगा, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। ठीक है, ये देखो ये 2 है O है और एक न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, ये देखो SC, ये 2 न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन मोर देन वन डोनर एटम इन द सेम डोनर ग्रुप। ये पूरा सेम डोनर ग्रुप हुआ। ठीक है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो एक से ज़्यादा डोनर एटम हुए अगर एक ही पूरे ग्रुप में, तो उसको उस चीज़ को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। और यही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ये तुमको याद करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 तो कर ही लो, जैसे ये कर लो और ये कर लो, ये तो करनी ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो अल्काइल हेलाइड है, KCN है। ठीक है, इधर क्या हो गया, ये जो था ये न्यूक्लियोफाइल था, X को हटा के साइनाइड बन गया। ठीक है, RCN, ये वापस देख लो अल्काइल हेलाइड है, AgCN है। ठीक है, X को हटा के क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। आइसोसाइनाइड और साइनाइड डिफरेंट है, ये चीज़ याद रखो, यही चीज़ है। देखो डिफरेंस है दोनों, ये दोनों में देखो, दोनों में बहुत डिफरेंस। देखो ये रिएक्शन देखो और ये प्रोडक्ट देखो, ये रिएक्शन देखो, ये प्रोडक्ट देखो। ठीक है, इधर CN लग रहा है और इधर NC लग रहा है, ऐसा मत समझना कि उल्टा लगा है तो सेम होगा, नो। CN मतलब साइनाइड होता है और NC मतलब आइसोसाइनाइड, साइनाइड की जगह आइसो लगता है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस अगर इधर CN लगता है और इधर NC लगता है, और NC को बोलते हैं
आइसोसाइनाइड। देखो बोथ C and N of CN is free but CC bond is stronger, therefore RCN will be formed। देखो दोनों C और N अलग होते हैं, of CN is free, दोनों जो C और N होते हैं वो फ्री होते हैं, बट जो CC वाला बॉन्ड होता है, मतलब इस अल्काइल ग्रुप और ये वाला जो कार्बन, ये देखो ये इसका भी एक कार्बन तो हो गई, और ये कार्बन, इनका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए जो RCN बॉन्ड होता है वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए RCN बनता है इधर। ठीक है, यही चीज़ है, ये रीज़न है कि इधर RCN क्यों बनता है और इधर RNC क्यों बनता है, क्योंकि इधर इसका और इसका जो कार्बन का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए ये बनता है। इधर ये क्यों बनता है, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड इन AgCN N इज फ्री टू फॉर्म द बॉन्ड, देयरफॉर RNC विल फॉर्म। इधर भी N तो फ्री था, बट इधर एक क्या चीज़ आ रही थी कि CC का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए पहले इधर C आएगा। इधर भी यही चीज़ है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच, Ag और CN के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उस वजह से क्या होता है, जो N होता है वो फ्री होता है। ठीक है, वो जो N फ्री होता है इसीलिए पहले इधर N, ये इसीलिए RNC वाला फॉर्म होता है बॉन्ड। ठीक है, यही रीज़न है, ये रीज़न भी याद रख लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है। और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड और CN को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, इधर आयोनिक हो रहा था, इधर आयोनिक मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, और इधर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही थी। इधर आयोनिक बॉन्डिंग थी, इधर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसीलिए N फ्री था और इसलिए इसने ये बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं SN2 मैकेनिज्म ए। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म, SN2 की फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाय मॉलिक्यूलर। टू का मतलब होता है टू मतलब बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाय मॉलिक्यूलर। फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट दैट इज अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। रेट होती है जो इस रिएक्शन की, वो किस पर डिपेंड होती है, दोनों पे, जो अल्काइल हैलाइड होता है और जो न्यूक्लियोफाइल उससे अटैच होने वाला है, दोनों पे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी 2, ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होती है, 2। ठीक है, क्योंकि SN2 इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर याद कर लेना। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन हो जाती है, 2 स्टेप में नहीं होती। ऐसा मत समझना SN2 लिखा है तो मतलब 2 स्टेप में होती है, नो। SN2 और SN1 में यही एक ये डिफरेंस भी होता है कि SN2 एक स्टेप में होती है और SN1 2 स्टेप में होती है। अभी SN1 का देखते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एक ही रिएक्शन में सब कुछ हो जाता है, एक रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है, देखो इधर OH था मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये अपना अल्काइल हैलाइड। अब हुआ क्या, देखो हुआ ये कि अपना OH इधर जाके अटैच होना था। ठीक है, ये OH अटैच हो गया, ये क्या OH था, ये OH। ठीक है, H ऊपर है, Cl भी है, और ये एक H इधर था, एक H इधर है, देख लो। ठीक है, अब ये तो था अपना ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशनल स्टेट था। अभी जो मेजर प्रोडक्ट है ये होगा, मतलब इंटरमीडिएट समझ लो। ठीक है, ये OH H H H, देखो दोनों H पलट गए, ये डार्क एरो वाला था वो इस साइड आ गया, और ये डैश डैश वाला था ये इधर आ गया, और जो Cl था वो अपना निकल गया। Cl क्या है, X, मैंने क्या बताया था, अगर RX के साथ अगर तुम कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करे तो ये हटेगा और न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएगा, यही बताया था ना मैंने। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, फिर पॉइंट देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन K लिखते हैं ब्रैकेट में CH3X, क्योंकि अल्काइल हैलाइड था और न्यूक्लियोफाइल क्या था, OH। ठीक है, उसके बाद in this mechanism, next point, in this mechanism the configuration of alkyl halide get inverted। देखो इस mechanism में जो alkyl halide की configuration थी वो invert हो गई, this is called inversion of configuration। ठीक है, जो inversion होता है alkyl halide के configuration का, मतलब इधर से इधर आ गया वो। ठीक है, ये देखो ये change हो गया, एक एरो होता है ये, इसको बोलते हैं inversion of configuration। ठीक है, note spatial arrangement of functional groups around carbon is called its configuration। ठीक है, अब देख लो ये एक बार, मिथाइल हैलाइड। ठीक है, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्यों बोला, क्योंकि 3 H है तो एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मेथ। ठीक
ठीक है। मिथाइल हैलाइड नो बल्की ग्रुप, एक भी बल्की ग्रुप नहीं है, कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, ठीक है। नो बल्की ग्रुप, इधर क्या है, एक बल्की ग्रुप, मतलब ये प्राइमरी हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, अगर एक अल्काइल ग्रुप जोड़ा हुआ हो तो वो प्राइमरी होता है, दो होते हैं तो सेकेंडरी होता है, और ये टू बल्की ग्रुप हो गया, और तीन जोड़े होते हैं तो वो टर्शरी होता है, यही बताया था ना मैंने, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 में क्या होती है ये तुमको याद करनी पड़ेगी। CH3X ये तो नॉर्मल सा होता है, इसको एक बार भूल जाओ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब अगर कंपाउंड 1 डिग्री हुआ, ठीक है, 1 डिग्री हुआ तो वहाँ पे ये SN2 रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है। एक बार ये देख लो, ये ऑर्डर तो याद करना ही है कि सबसे ज़्यादा इजीली 1 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में, 3 डिग्री में दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है अभी देख लेते हैं। लेस द स्टेरिक हिंड्रेंस इन ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी द रिएक्शन, ठीक है। देखो बताती हूँ मैं, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी थी अपनी, मतलब इस स्टेट में, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस स्टेट में जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है, और ये हैलाइड आयन जो है वो इजीली रिमूव हो सकता है। अपन नीचे जाते हैं, देखो लेस द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, हिंदी में समझाया जाए तो भीड़ भाड़, जितनी भीड़ कम होगी ट्रांजिशन स्टेट में उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्टर हो, इतना ज़्यादा रिएक्शन फास्टर होगा, ठीक है। और भीड़ कब कम होगी, फर्स्ट डिग्री में, क्योंकि उसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। R एक भी नहीं, एक होगा, आई एम सॉरी, R एक ही होगा, उसको बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री में क्या होगा, 3 R के ग्रुप होंगे C पे अटैच्ड और एक हैलाइड आयन, तो इधर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको इधर अटैच्ड होने में, बहुत भीड़ भाड़ में घुस के ऐसे अटैच्ड होने में ना बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए अगर इधर कम भीड़ हो तो वो अच्छे से ईजीली अटैच हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 1 डिग्री पे ज़्यादा अच्छे से होता है। फिर देख लो, steric refers to the spatial environment around a group, specially emphasizing the accessibility of other, मतलब वही steric hindrance मतलब भीड़ भाड़, इंग्लिश में डेफिनेशन है steric की, इसको याद करो नहीं करो इट डजेंट मैटर, ठीक है। बस समझने में ऐसा हिंदी में वर्ड होता है भीड़ भाड़, जितनी भीड़ कम SN2 रिएक्शन उतना इजीली होगा, यही चीज़ मैंने समझा दी। देखो ये चीज़ हो गई, एक मिनट अच्छे से मैं तुमको और समझा देती हूँ, देख लो एक बार। ये है, ठीक है, ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, ये तुम्हारे 3 R के ग्रुप लगे हैं समझ लो, और इधर OH न्यूक्लियोफाइल मैंने ले रखा है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को अटैच होना है, अटैच कहाँ होगा भाई, ये इतनी भीड़ है, देखो तुम, इतनी भीड़ है, उसको कहीं ना बहुत मुश्किलों से वो कहीं जाके अटैच होगा, क्योंकि ये 3 पहले ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये इधर अटैच तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बाद में निकलेगा, ये पहले तो, अगर ये पहले निकल जाता रिएक्शन में, अगर हैलाइड आयन पहले निकलता तो ये इधर आ सकता था, पर एक रूल है, ये अटैच पहले होता है न्यूक्लियोफाइल, फिर हैलाइड आयन निकलता है, ठीक है। तो इधर तो आने के चांसेस है ही नहीं, इधर ही कुछ अपन को करना पड़ेगा, तो अपन कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। वो क्या होगा, देखो अगर एक ही R जुड़ा हुआ है और ये X और OH को आना है तो ये इजीली इधर आके अटैच हो सकता है, इधर भी हो सकता है उसके पास जगह एक दो खाली जगह, ठीक है, तो हो सकता है वो अटैच, इसलिए इसका ऑर्डर ये होता है। 1 डिग्री में इजीली हो जाता है, 2 डिग्री में इजी नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है, पर 3 डिग्री में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। मॉलिक्यूल्स टू द ग्रुप एज अ रिजल्ट, वही सेम चीज़ है, ऊपर डेफिनेशन कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, SN2 रिएक्शन टेंड टू प्रोसीड विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से ही होती है, वीक न्यूक्लियोफाइल्स अगर अटैच करना चाहे तो वो नहीं होंगे, वो रिएक्शन ही नहीं होगी, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, देख लो अगर ये होंगे तो ही SN2 रिएक्शन होगी। उसके बाद अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, SN1 मैकेनिज्म। अब दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। देख लो SN1 मैकेनिज्म, वही डेफिनेशन हो गई, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, और एक है तो यूनिमोलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन ओनली 1 रिएजेंट, मतलब जो रेट होगा पूरी रिएक्शन का वो सिर्फ एक ही रिएजेंट पे
डिपेंड करेगा, मतलब दोनों पे नहीं करेगा, ना अल्काइल हैलाइड पे नहीं करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करेगा, उनमें से किसी एक पे ही करेगा। SN2 में क्या था, दोनों पे कर रहा था, अल्काइल हैलाइड पे भी कर रहा था और एक न्यूक्लियोफाइल था उस पे भी कर रहा था, इधर वो नहीं है, ठीक है, इधर सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है कि देखो 1 आ रहा है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये भी याद रखना। 2 स्टेप रिएक्शन, ये डिफरेंस है। SN2 रिएक्शन जो थी वो 1 स्टेप थी, एक सिंगल स्टेप में हो रही थी। SN1 जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में हो रही है, फर्स्ट स्टेप ये और सेकेंड स्टेप ये नीचे जो अभी दिखेगा तुमको थोड़ी देर बाद, अभी दिख रहा होगा बट इतना नहीं, ये 2 स्टेप में हो रही है, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप है, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। SN1 का मतलब ये नहीं कि 1 फर्स्ट स्टेप में हो रही है, इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड होता है। देख लो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में उल्टी चीज़ होती है, इस रिएक्शन में पहले तुम्हारा हैलाइड आयन निकलता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, वो भी हैलाइड आयन की जगह ही। SN2 में क्या हो रहा था कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैच होना होता है और फिर हैलाइड आयन उस डी अटैच होता है, ठीक है, और वो न्यूक्लियोफाइल इस जगह अटैच आ भी नहीं सकता, ठीक है, ये तो बाद में निकलता है उससे पहले, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इधर सब कुछ उल्टा होता है, तो ये याद रखना, फर्स्ट रिएक्शन में सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होती है क्योंकि ये बहुत स्लो स्टेप होती है, और ये पढ़ा होगा तुमने कि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी से रेट डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जांपल देख लो, अगर तुम कहीं पिकनिक जा रहे हो, ठीक है, तुम सारे दोस्त हो, ठीक है, अगर तुम लेट हो गए एक जने की वजह से, ठीक है, और फिर बाद में तुमको टाइम नहीं मिलता, ठीक है, बाद में तुमको मतलब कम टाइम मिलता है एंजॉय करने का, तो वो टोटली किस पे डिपेंड थी वो रेट, तुम किसकी वजह से लेट हुए, जो बंदा, जो तुम्हारा फ्रेंड सबसे लास्ट में आया था, मतलब सबसे टाइम कंज्यूम करके आया था, ठीक है, अपना पूरा सब कुछ बहुत लेट आया था, डिपेंड किस पे करता है, उस पे करता है कि अगर वो लेट आया तो हम ऐसे होंगे। तो इधर भी वही चीज़ होती है कि जो स्टेप सबसे स्लो होती है उसी पे रेट डिपेंड करती है, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, ये देखो इधर क्या हुआ, ये पूरा बच गया, इस पर प्लस साइन आ गया और हैलाइड आयन निकल चुका है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये अपना बचा हुआ आ गया, इसको अभी भूल जाओ, ये बचा हुआ आ गया और ये न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस प्लस को हटाने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा इधर ही अटैच हो जाएगा। अब इधर तुम बोलोगे कि इधर तो स्टीरिक हिंड्रेंस की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर तो इसको सिंपली उसकी जगह ही अटैच होना है, तो इसको कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं कि इधर कितनी भी भीड़ हो। देखो इधर 3 ग्रुप अटैच्ड है, इधर इसको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं कितनी भी भीड़ हो, ठीक है। और इधर उल्टा होता है, 3rd डिग्री में ज़्यादा वो होता है, देख लो एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन देख ली, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये देख लो तुम, ठीक है। इन दिस मैकेनिज्म मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। रिटेंशन मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी, इन्वर्जन मतलब इन्वर्जन भी होता है, जैसे मैंने बताया था कुछ चीज़ें उल्टी हो जाती है, और रिटेंशन मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्या होता है, तो ये पॉइंट अपन बाद में देखते हैं। SN1 reaction tend to proceed with weak nucleophiles। SN1 reaction जो होती है वीक न्यूक्लियोफाइल से हो सकती है। SN2 में क्या ज़रूरी था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स ही होने चाहिए, पर SN1 में क्या ज़रूरी नहीं है कि वीक न्यूक्लियोफाइल से हो सकती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही रिएक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या मिथाइल हैलाइड देख लो, ये प्राइमरी है क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी 2 और ये 3, ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री में इजीली हो जाता है, 2 डिग्री में थोड़ा धीरे और 1 डिग्री में बहुत टाइम लगता है। अब ऐसा क्यों है, इफ़ नो बल्कि ग्रुप इंक्रीजेज एट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज, सो न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन इंक्रीज, ठीक है। अगर कोई भी बल्कि ग्रुप इंक्रीज नहीं हो रहा है कार्बोकैटायन पे, तो स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ सॉरी ये नंबर है, इफ़ नंबर ऑफ बल्की ग्रुप इंक्रीजेज एट कार्बोकैटायन, ठीक है। अब क्या बन रहा था, अपना कार्बोकैटायन बन रहा था, देखो ऊपर देखो मैं बताती हूँ, ये जो फर्स्ट स्टेप में ये जब Cl हटा तो ये क्या पूरा क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन। और 11th में एक चीज़ पढ़ी है हमने कि कार्बोकैटायन स्टेबल कब होता है, जब वो 3 डिग्री होता है, उसकी स्टेबिलिटी ऐसी होती है कार्बोकैटायन की, ठीक है। तो इधर कार्बोकैटायन बन रहा है तो मतलब इस पूरी रिएक्शन की स्टेबिलिटी भी कार्बोकैटायन के सिमिलर ही होगी,
ठीक है। कार्बोकेटायन कब स्टेबल होता है? जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप होते हैं। तो अगर कार्बोकेटायन के ऊपर अगर समझ लो, अगर कार्बोकेटायन 3 डिग्री का हुआ, मतलब 3 अल्काइल के ग्रुप अटैच्ड है, तो वो बहुत स्टेबल होगा। और बहुत स्टेबल होगा तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ये रिएक्शन भी बहुत स्टेबल होगी। सीधी सी बात है, एक ही रीज़न है कि कार्बोकेटायन बन रहा है और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ये होती है, तो इस रिएक्शन की भी स्टेबिलिटी यही है कि वो 3 डिग्री पे बहुत ईजीली हो जाएगा ये रिएक्शन, 2 डिग्री पे कम और 1 डिग्री पे बहुत मुश्किल से होगा। ठीक है। Allylic or benzylic compound will show only SN1 although the substitution takes place from 1 degree carbon। ठीक है। अलाइलिक और बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मतलब हेलोअरीन, समझ लो हेलोअरीन ही होते हैं, हेलोअरीन। ठीक है। और अलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उससे अटैच जो हेलोजन एटम है उसको बोलते हैं अलाइलिक। तो ये जो कंपाउंड है वो सिर्फ SN1 मैकेनिज्म ही शो करते हैं। Although the substitution takes place from first degree carbon, the carbocation thus forms get stabilized through resonance। Although होता क्या है, जो सब्सटीट्यूशन होता है वो कार्बन जो होता है वो 1 डिग्री ही होता है, मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है। पर वो स्टेबल किससे हो जाता है? रेजोनेंस से। ठीक है। तो बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में SN1 होता है पर वो होगा, क्यों? रेजोनेंस की वजह से। बेंजीन रिंग में यूं मत बोलना तुम, अगर क्वेश्चन आ जाए तुमको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हो और लास्ट ऑप्शन तुमको ये दे रखा हो, ठीक है, इसके ऊपर ये दे रखा हो, कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है, तो उसमें बोल दे कि इसमें स्टेबल को मतलब Cl मान लो इधर। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा जो SN1 रिएक्शन शो कर सकता है, तो वो ऑप्शन यही होगा। 3 डिग्री भी इसके बाद आता है और इसका रीज़न ये है, ये भले ही 1 डिग्री हो बेंजाइलिक कंपाउंड या अलाइलिक कंपाउंड, पर ये बेंजीन की वजह से रेजोनेंस की वजह से, बेंजीन रिंग में जो रेजोनेंस होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से होता क्या है, 3 डिग्री को भी इसके पीछे रखना पड़ता है। तो ठीक है, पहले बेंजीन आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है। SN2 तो भूल ही जाओ, इधर SN1 ही होती है। तो ये चीज़ याद रखना, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, यही चीज़ है। उसके बाद नोट देख लेते हैं। नोट, फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड्स RX फॉलोज द सेम ऑर्डर इन बोथ मैकेनिज्म। ठीक है। ये RI का सबसे ज़्यादा होगा, RBr का ज़्यादा, फिर थोड़ा लो, RCl का, फिर RF का सबसे कम अल्काइल का। मतलब जो अल्काइल ग्रुप है वो भी ज़्यादा रिएक्ट आयोडीन से ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ये भी इजीली रिएक्ट कर जाते, अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। इसको टाइम लगेगा क्योंकि फ्लोरीन का जो एटम है वो पहले ही बहुत स्मॉल साइज़ का है, तो इसको भी R को अटैच होने में टाइम लगेगा। तो यही था। नेक्स्ट स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।